हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर 45। तो बेटे ये चौथे यूनिट का 45वां वीडियो है और इससे पहले 44 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 4 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज हमें डिस्कस करना है हाइड्रोजन बॉन्ड का पदार्थों के भौतिक गुणों पर प्रभाव। कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे बच्चे बहुत खतरनाक बॉन्ड मानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो सर हमारे समझ में ही नहीं आया आज तक। तो जिन बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में नहीं आया है वो क्या काम करेंगे, क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर 44 देखेंगे। 44वां वीडियो। यदि आप 44वां वीडियो देख लोगे ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड का भूत दूर भाग जाएगा आपका बिल्कुल। जिन बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में नहीं आता है ना, उनका हाइड्रोजन बॉन्ड का भूत दूर भाग जाएगा, मीलों दूर भाग जाएगा। ठीक है। तो जिन बच्चों ने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लिया है, कल का वीडियो यानी इससे पहले वाला वीडियो देख लिया है और उन्हें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, उन बच्चों के बहुत अच्छे समझ में आएगा कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पदार्थों के भौतिक गुणों को किस प्रकार प्रभावित करता है। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ना, इस बात को लिख के रख लो कि इस वीडियो के ऊपर यहाँ जितने भी टॉपिक्स या पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इनमें से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल आएगा। चाहे आप होम एग्जाम में बैठ जाना, चाहे हाफ ईयरली में, चाहे एनुअल में बैठ जाना, या फिर आप बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे ना 12th में, वहां भी इसमें से क्वेश्चन आएगा। पक्की बात है, बिल्कुल बिल्कुल आएगा क्वेश्चन इसमें से। ठीक है। और यदि किसी कंपिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, चाहे कोई सा भी हो, मेडिकल या इंजीनियरिंग का हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई सा भी हो, उसमें भी यदि आपके पास केमिस्ट्री वाला पोर्शन है तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। पक्की बात है बिल्कुल। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पदार्थों के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव डालता है। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं। एक तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो अणुओं को आपस में जोड़ता है, जिसे कहते हैं अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। और एक हाइड्रोजन बॉन्ड वो होता है जो विद इन ए मॉलिक्यूल बनता है, यानी एक ही अणु के अंदर बनता है, जिसे कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। या अंतः अणुक की जगह आप अंतरा अणुक भी कह सकते हो। ठीक है। तो ये जो दोनों तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, एक तो हुआ अंतर अणुक, अंतर अणुक का मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और एक हुआ अंतः अणुक मींस विद इन ए मॉलिक्यूल। तो दोनों तरह के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये भौतिक गुणों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। तो मैं एक एक भौतिक गुण उठाऊंगा और उसे हम समझेंगे कि उसमें भौतिक गुण में परिवर्तन किस तरीके से आया, अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम गलनांक एवं क्वथनांक। तो पहली हेडिंग आप भी मेरे साथ साथ डाल लो। नंबर 1 हेडिंग डाल लो आप गलनांक, और मेरे साथ साथ ही लिखा करो आप गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, इसके बारे में बात कर रहे चलो। यदि गलनांक और क्वथनांक की बात मैं आपके साथ करूं और मैं बताऊं आपको कि जो अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, वो गलनांक व क्वथनांक को बढ़ा देता है। पहले लिखते हैं इस बात को, फिर समझेंगे। लिखो आप मेरे साथ साथ अंतर अणुक, अंतर नंबर 1 डाल के लिख लेना इसे। नंबर 1 अंतर अणुक, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड गलनांक व क्वथनांक
गलनांक व क्वथनांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड गलनांक व क्वथनांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कैसे बढ़ा देता है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड गलनांक व क्वथनांक को कैसे बढ़ा देता है। ऐसे बढ़ा देता है कि जब अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिलेगा ना, तो वो बहुत सारे अणुओं को आपस में जोड़ देगा। कैसे जोड़ देगा, देखो मान लो मैं HF की बात करूं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु है और हाइड्रोजन फ्लोराइड का दूसरा अणु है और हाइड्रोजन फ्लोराइड का तीसरा अणु है। ये तीन अणु हाइड्रोजन फ्लोराइड के हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ सरके हुए होंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, और इनके बीच में यहां बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे आप कहते हो अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है, यानी एक यूनिटी डेवलप करता है, एक एकता उत्पन्न करता है। तो होगा क्या, मान लो एक बर्तन है आपके पास इस तरह का, और इस बर्तन में आपने बहुत सारा क्या भर रखा है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड भर रखा है। तो वे हाइड्रोजन फ्लोराइड के जो अणु होंगे, यहाँ इसमें बहुत सारे अणु होंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के, क्या वे सारे अणु आपस में इस हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़े होंगे। भाई एक अणु ने दूसरे का हाथ पकड़ रखा, दूसरे ने तीसरे का, यानी सारे अणुओं एक दूसरे से जुड़े होंगे। क्यों जुड़े होंगे, क्योंकि उन अणुओं के बीच अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा, और जब सारे जुड़े होंगे तो एकता में होती है शक्ति। तो आप इसे नीचे से जब गर्म करोगे ना, जब आप इसे गर्म करोगे, उष्मा दोगे Q, तो इसे जितने ताप पर HF के अणु को उड़ के भाग जाना चाहिए ना, जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को आप कहते हो क्वथनांक। उबलना शुरू कर देता है, उसे ही तो क्वथनांक कहते हो आप। तो नॉर्मली हाइड्रोजन फ्लोराइड को जितने ताप पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणुओं को उड़ना प्रारंभ कर देना चाहिए था ना, उतने ताप पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणु उड़ना प्रारंभ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करने के, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि HF के अणु आपस में जुड़े हुए होंगे। क्यों जुड़े हुए हैं HF के अणु आपस में, HF के अणु आपस में इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि HF के दो अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड अणुओं को आपस में जोड़ता है, दो अणुओं के बीच होता है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को आप क्या कहते हो, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हो, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड HF के सारे अणुओं को एक दूसरे से जोड़ के रखेगा, एक यूनिटी डेवलप करेगा, एक एकता डेवलप करेगा, एक संगठन विकसित करेगा, जिसके कारण सारे HF के अणु एक दूसरे को उड़ने नहीं देंगे। यदि कोई अणु उड़ने का प्रयास भी कर रहा ना, तो वो अणु उड़ने का प्रयास कर रहा, दूसरे ने उसका हाथ पकड़ रखा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, कहाँ जा रहा है, रुक जा भी, मैं भी चलूंगा साथ में। तो एक लंबी चैन बन जाएगी, जिसके कारण गलनांक और क्वथनांक जितने होने चाहिए उससे ज्यादा होंगे। यहाँ हमने जो पॉइंट डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है क्वथनांक का, ठीक है। क्वथनांक और गलनांक क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखो एक एग्जांपल देता हूं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। वैसे तो आपके समझ में आ गया होगा कि भाई जो आपका अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बार बार बता रहा हूं, कल भी बताया था। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो होता है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है, अणुओं को आपस में जोड़ता है, जिसे हम कहते हैं अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, ठीक है। और एक हाइड्रोजन बंध वो होता है जो विदिन ए मॉलिक्यूल होता है, यानी एक ही अणु के अंदर बनता है। यानी कोई आदमी अपनी दो चावलों की खिचड़ी अलग बना रहा, किसी दूसरे से उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यदि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड विदिन ए मॉलिक्यूल बनता है तो उसे कहते हैं अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, या अंतः की जगह आप अंतरा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। यहां हमने प्रयोग किया है अंतर शब्द का, अंतर अणुक, और वो होता है अंतरा अणुक। ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर, वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब विद इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको बहुत बढ़िया, यहां लिखते हैं एग्जांपल, आप भी मेरे साथ साथ थोड़ा लिखा करो। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने H2O के बारे में तो सुना होगा, H2O जल, H2O का क्वथनांक लिखो मेरे साथ साथ, H2O का क्वथनांक, जल का क्वथनांक H2S से अधिक होता है। H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होता है।
अब बच्चे यहाँ सोचते हैं कि सर क्यों भाई, H2O ये बना दिया H2O और H2S ये बना दिया H2S, क्या दोनों भाई भाई नहीं है? बिल्कुल भाई भाई हैं। ये हाइड्रोजन है, ये भी तो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सोलवे ग्रुप के हैं, भाई भाई हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो H2O का क्वथनांक H2S से ज्यादा क्यों है? क्या कारण है कि H2O ज्यादा ताप पर उबलता है? 100 डिग्री सी इसका क्वथनांक होना नहीं चाहिए। जल का क्वथनांक वास्तविकता में 100 डिग्री सी से कम होना चाहिए था। यदि हम इसके अणुभार के बारे में बात करें, अणुभार के हिसाब से यदि नापेंगे ना, तो इसका यार अणुभार जो है उस अणुभार अपनी औकात से बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने का मतलब इसे 100 डिग्री सी पे उबलना नहीं चाहिए, इसे तो लगभग 80-90 के आसपास उबलना चाहिए, या 90 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। पर उबल रहा कितने डिग्री सी पर उबलता है बताओ शुद्ध जल? क्वथनांक कितना होता है इसका? 100 डिग्री सी होता है ना। तो आपने कभी सोचा है कि यार ये 100 डिग्री सी क्यों हुआ? 100 डिग्री सी इसलिए हुआ क्योंकि H2O के जो अणु होते हैं ना, ये H2O के अणु, एक अणु H2O का, दूसरा अणु H2O का, और तीसरा अणु H2O का। H2 जब किसी बर्तन में आप पानी को भरोगे तो आपको पता है कि इसके ऊपर 2 इकाई ऋणावेश होता है, इसके ऊपर 1 इकाई धनावेश, 1 इकाई धनावेश, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ और इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ सरके हुए होते हैं। तो यहाँ भी आंशिक धनावेश, यहाँ 2 इकाई आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, और ये आंशिक धनावेश, और ये भी आंशिक धनावेश, ये 2 इकाई आंशिक ऋणावेश, क्योंकि इसके और इसके भी और इसके भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ सरके हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या कि जिस बर्तन में आपने इस पानी को भर रखा होगा ना, तो पानी के अणु यहाँ आपस में जुड़े हुए होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये जो मैंने डॉटेड बॉन्ड बनाया है इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहा है? 2 अणुओं को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए मैं इसे कहूंगा अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जल के अणु आपस में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इनमें यूनिटी होती है, इनमें एकता होती है, इनमें संगठन होता है, इनमें भाईचारा होता है, इसलिए ये आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आप इस बर्तन में जिसमें आपने पानी को भर रखा है, मान लो एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने पानी को भर रखा है, यहाँ तक आप इसे गर्म कर रहे हैं, नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं इसे, क्यों? तो पानी का एक अणु यदि निकल के भागने की कोशिश करेगा ना, मान लो ये वाला अणु कह रहा कि मुझे निकल के भागना है, मैं गर्म हो गया, तो उसे निकल के भागने नहीं देंगे, दूसरे अणुओं ने उसे पकड़ रखा है। और आपको रियलिटी बताऊं, इस ऑक्सीजन परमाणु पर गौर फरमाओ जरा, ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर कितने इकाई ऋणावेश है? 2 इकाई ऋणावेश है ना इसके ऊपर, यानी एक जल के अणु को 2 जल के अणुओं ने पकड़ रखा होगा कम से कम, ठीक है? एक जल के अणु को 2 जल के अणुओं ने पकड़ रखा होगा। ऐसा पता मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश है, तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो 2 जल के अणु एक को पकड़ के रखेंगे, यानी एक जल का अणु 2 जल के अणुओं के कब्जे में होगा, तो वो कैसे निकल के भाग जाएगा? तो इसलिए जल का जो क्वथनांक है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। और H2S की बात करूं तो यार H2S में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है। आप कहोगे कि सर क्यों नहीं होता H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड? तो मैं कहूंगा यार कल वाला वीडियो देख लो ना एक बार, कल वाला वीडियो देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, और वो बात ये समझ में आएगी कि जब आप H2S को देखते हो ना, देखो H2S ऐसा ही तो होगा, H2S ऐसा होगा H2S। तो यहां क्या होगा, हमें पता है इलेक्ट्रॉन इधर को सरकेंगे, पक्की बात है, और इनके बीच जब ये इधर को सरकेंगे तो ये बात भी पक्की है, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश आएगा, ठीक है? आंशिक धनावेश और 2 इकाई आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, और इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। पर यार ये आकर्षण बल इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो सिर्फ 3 केस में ही बनता है। कौन कौन से 3 केस में? या तो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो, या तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, या तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हो। क्या यहाँ हाइड्रोजन के साथ इन तीनों में से, इस हाइड्रोजन को देखो, इन तीनों में से कोई सा है यहाँ इस जगह? नहीं। तो यहाँ यदि कोई बच्चा इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहा है ना, तो वो गलत है यार। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। और ये द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन उतना मजबूत नहीं होता है जितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसलिए यहाँ जो लाइन लिखी हुई ना, उस लाइन को ध्यान से देख लो आप।
क्या लिखा हुआ है उदाहरण में? देखो जो ऊपर मैंने लिखा है उदाहरण, क्या लिखा है उदाहरण में? लिखा है कि H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होता है। क्यों होता है बताओ? क्योंकि करके लिख दूं यहां कोमा लगा के, क्योंकि H2O के, मेरे साथ साथ लिखा करो भाई, क्योंकि H2O के अणु या अणुओं के बीच, H2O के अणुओं के बीच क्या पाया जाता है बताओ? अंतर अणुक। H2O के अणुओं के बीच अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये जो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध है, ये एक ऐसा बंध है कि अणुओं को आपस में जोड़ता है, उनमें यूनिटी, संगठन, एकता डेवलप करता है, एक दूसरे से उनकी दोस्ती को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है बहुत। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्या कारण है H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होता है, जबकि दोनों भाई भाई हैं? तो कारण आपने कोमा लगा के लिख दिया। क्यों होता है? क्योंकि H2O के अणु आपस में जुड़े होते हैं अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल और बताता हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आप यहीं से लिख दूं दूसरा एग्जाम्पल? चलो यहीं से लिख देता हूं, नीले पेन से लिख दूं जिससे आपको अलग चमक जाए। यहां भी थोड़ा सा इसे ब्लू कर दूं और यहां भी लिख दूं एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल दूसरा, यदि आप C2H5OH को देखते हो ना, इथाइल अल्कोहल, मेरे साथ साथ लिखा करो, इथाइल अल्कोहल व डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3, ये तो इथाइल अल्कोहल है और ये है डाई मिथाइल ईथर के अणुभार, दोनों के अणुभार समान होते हैं। दोनों का अणुभार एक जैसा है, निकाल के देख लेना आप। क्यों है? देखो कार्बन कितने हैं? 2, इसमें भी तो 2 ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 1 6, इसमें भी तो 6 ही है। 3 और 3 6। ऑक्सीजन कितना है? 1, इसमें भी तो 1 है। यानी दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, यानी इनमें अवयव समान हैं। समावयवी का मतलब जिनके अवयव एक जैसे हो, समान हो। जब इसमें जितने भी तत्व हैं, तत्व के जितने परमाणु हैं, इसमें भी उतने ही हैं, तो यार अणुभार तो इनके बराबर होंगे ही। तो हमने यहां लिखा है कि इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर के अणुभार समान होते हैं परंतु फिर भी क्या होता है? फिर भी आपका जो अल्कोहल है उसका क्वथनांक अधिक होता है, परंतु फिर भी C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, या केवल यूं लिख लो अधिक होता है। अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा है। वैसे नॉर्मली मैं आपको एक बात बताऊं, क्वथनांक निकालने का जरिया जो है ना, वो अणुभार ही है। मतलब अणुभार जितना बढ़ता है क्वथनांक भी उतना बढ़ता है, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाते हैं ना, वंडरवाल बल अणुओं के बीच में बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं? नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि मान लो आपके पास कोई भी अणु है, मान लो आपको 4 अणु दे रखे और आपसे पूछा गया कि यार इन 4 अणुओं को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में रख दो आप, तो आप पता क्या करोगे? उन चारों अणुओं को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखोगे यार तुम, बस अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रख दो। जिसका जितना ज्यादा अणुभार होगा ना, उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। अब बच्चे सोचते हैं कि सर क्यों? इसके भी बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके। भाई जिसका अणुभार ज्यादा होगा ना, उसके अणुओं के बीच में वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, और जब वंडरवाल बल ज्यादा लगेंगे तो अणुओं को आपस में एक दूसरे को छोड़ के भागना थोड़ा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से क्वथनांक बढ़ जाता है अणुभार बढ़ने के साथ साथ। और यदि आप ज्यादा ही गहराई में जाना चाहते हो कि सर यार मजा नहीं आया और बताओ कुछ,
यार एक बात बताओ, जब अणुभार बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा उस अणु का, उस पदार्थ के अणु का वजन बढ़ेगा, और जब उस पदार्थ के अणु का वजन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करेगा तो इसका मतलब वो उस बर्तन में से उड़ के भागना तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितना बड़ा अणु होगा, जिसका अणु भार ज्यादा है, वो बड़ा होगा तो उसका उड़ के भागना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसलिए हम किसी भी पदार्थ का यदि आप क्वथनांक देखना चाहते हो तो उसका अणुभार देख लो, अणुभार के आधार पर आप कंपैरिजन कर सकते हो। दो फैक्ट मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट हैं, पर यहाँ हम अपने लेवल पे ही बात करेंगे, अपने लेवल से ऊपर नहीं जाते। जब आप कभी एमएससी वगैरह करोगे तो वहाँ ज्यादा डिस्कस करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में यदि आपने स्पेशलाइजेशन करा तो वहां ज्यादा डिस्कस करोगे आप, ठीक है। अभी तो इतना ही रहने दो, इतना ही हजम करो जो बता दिया आपको। देखो यहाँ लिखा है कि इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर के अणुभार समान होते हैं, एक जैसे अणुभार हैं, परंतु फिर भी अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें का मतलब अल्कोहल में, क्योंकि इसमें अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब तो समझते हो आप। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है। तो जब अल्कोहल के अणु आपस में जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तो क्या एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे मैं आसानी से? नहीं छोड़ने के, उनमें तो यूनिटी है, उनमें तो एकता है, उनमें तो संगठन है, तो वे क्यों छोड़ेंगे एक दूसरे का साथ? और जब एक दूसरे का साथ आसानी से नहीं छोड़ेंगे तो अणुभार तो यहाँ कोई भी मायने नहीं रखेगा। क्वथनांक को देखते हुए अणुभार कहाँ मायने रखेगा, क्योंकि अणुभार तो बताता है कि यार कितना वंडरवाल बल लगेगा अणुओं के बीच, पर वंडरवाल बल जो है, वंडरवाल्स फोर्स है, उसका तो बाप है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो ज्यादा मजबूत है उसके मुकाबले, भले ही हम कहते हो यार हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, पर वंडरवाल बॉन्ड से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, वंडरवाल बॉन्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो एक तो फैक्ट ये हुआ। अब दूसरी बात करते हैं, चलो दो एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, मतलब मैंने आपको यहाँ क्या समझाया, गलनांक व क्वथनांक में एक पॉइंट समझाया, जरा इसे यहाँ से सही सा करके लिख दूं थोड़ा। गलनांक व क्वथनांक में मैंने एक पॉइंट आपको समझाया है, एक पॉइंट ये समझाया कि अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड गलनांक व क्वथनांक को बढ़ा देता है। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बखूबी आपके समझ में आया होगा, अणुओं को आपस में जोड़ने वाला बॉन्ड, वो गलनांक और क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? दो एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन करा। अब मैं दूसरी बात बताता हूं गलनांक व क्वथनांक को देखते हुए। देखो जो अंतः अणुक होता है ना, अंतः अणुक या अंतरा अणुक भी कह सकते हो, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, यार मेरे साथ साथ लिखा करो आप, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड गलनांक व क्वथनांक को घटा देता है। कैसे घटा देता है? देखो इसके भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। जो अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है वो गलनांक व क्वथनांक को कैसे घटा देगा, देखो मैं बताता हूं। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो यहां मैंने एक बेंजीन रिंग लिया और यहाँ OH है और यहाँ ले लिया मैंने फ्लोरीन। ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन होती है, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। ये ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल है। और जरा इसके भाई को देखना जरा, बेंजीन रिंग, यहाँ OH है और यहाँ है F, देखो पैरा पोजीशन पर, और एक ये दूसरा है, यहाँ F है, इसे मैंने उल्टा रख दिया, ठीक है। देखना जरा ध्यान से। आप मुझे एक बात बताओ, इसका नाम तो बता दिया, ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरो है तो ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल कह दिया। यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन पर फ्लोरीन है तो इसे आप कहोगे पैरा फ्लोरोफिनॉल। जरा दोनों की कहानी सुनो।
एक बर्तन में मैंने इसे भर रखा है, इसे का मतलब इसका एक अणु नहीं है, इसके बहुत सारे अणु हैं, हजारों लाखों करोड़ों। और एक बर्तन में मैंने इसे भर रखा है, इसके भी हजारों लाखों करोड़ों अणु हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, कभी सिर के ऊपर को निकल जाए बात। क्या है ये? ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल है। इस पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं, इसे मेटा कहते हैं और इसे कहते हैं पैरा। ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। ऑर्गेनिक जब मैं स्टार्ट करूंगा वहां तो मैं इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा बिल्कुल हर एक चीज का। यहां तो सिर्फ हिंट समझो आप। क्या होगा कि इस बॉन्ड का हस्र देखो क्या होगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को सरके होंगे, ठीक है, होंगे ऑक्सीजन की तरफ सरके हुए। हाइड्रोजन के 3 भाई बताए थे, या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश। और यहाँ फ्लोरीन तो कार्बन का मुकाबला कर रहा, पक्की बात है, फ्लोरीन की तरफ होंगे, ऋणावेश आ जाएगा और यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा इस तरह का। और ये जो बॉन्ड बनेगा इसे आपने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ देखियो जरा, यहाँ देखो, ऑक्सीजन की तरफ और ये ऑक्सीजन की तरफ, ये वाले फ्लोरीन की तरफ और फ्लोरीन की तरफ। यहाँ आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, यहाँ आंशिक ऋणावेश और ये आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। यार मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, ये धनावेश है ऋणावेश है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये ऋणावेशी था, ये धनावेशी था, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, पक्की बात है। तो हमें यहाँ दोनों में एक बात देखने को मिली, एक बात ये देखने को मिली कि जो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन ए मॉलिक्यूल बनता है, एक ही अणु के अंदर बनता है। और यहाँ एक बात देखने को मिली, जो पैराफ्लोरोफिनॉल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स बनता है, यानी 2 अणुओं को जोड़ने वाला। जब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड अणुओं को आपस में जोड़ता है ना तो उसे कहते हैं अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। जो हमने ऊपर पढ़ा था अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, क्या पढ़ा था? अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। और जो हाइड्रोजन बंध विद इन ए मॉलिक्यूल होता है एक ही अणु के अंदर, उसे कहते हैं अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। यह है अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। तो यदि मैं इन दोनों को गर्म करूं तो मुझे यूं बताओ, पहले कौन सा उबलेगा? उड़ के भागने को पहले कौन सा तैयार होगा? ये ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल पहले उड़ के भाग सकता है या पैराफ्लोरोफिनॉल पहले उड़ के भाग सकता है? पहले उड़ के भागने का मतलब कम ताप पर कौन उड़ जाएगा, किसका क्वथनांक कम होगा, कौन पहले मैदान छोड़ देगा? मैदान पहले वो छोड़ेगा जिसका कोई दोस्त नहीं है, जो सिर्फ अपने अपने में मस्त है, मस्तराम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। बताओ इसी, ये जो है इसका जो दूसरा ऐसा ही दूसरा अणु में यहां बना देता, क्या इसे उस अणु से कोई मतलब होता? बिल्कुल भी ना होता, क्योंकि इसने तो अपनी 2 चावलों की खिचड़ी अपने आप बना रखी। इसे अपने अपने से ही मतलब है, सिर्फ सेल्फिश है। जब इसे अपने अपने से मतलब है, दूसरे अणुओं के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें 1000 अणु भी यदि बर्तन में पड़े हैं तो 1000 के 1000 की यही हालत होगी जो यहाँ मैंने एक की बनाई है। सबको अपने से ही मतलब होगा। ये ऐसा होगा जैसे शहरों में, बड़े शहरों में कॉलोनियां या मोहल्ले ऐसे होते हैं कि अपने अड़ोसी पड़ोसी से कोई मतलब नहीं होता लोगों का, ठीक है। तो किसी के घर के आगे यदि ट्रक आके खड़ा हो गया ना और उसमें सामान लोड होना शुरू हो गया तो पड़ोसी यूं सोचते हैं कि शायद मकान बदल रहे होंगे। और जब अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना तो पता चलता है यार बता मेरे पड़ोस में चोरी होगी, यार मेरे सामने तो ट्रक लोड होने लग रहा था। क्योंकि बड़े शहरों की बड़ी कॉलोनियों में लोगों को अड़ोसी पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं होता है। वे बिल्कुल ऐसे होते हैं, अपने अपने से ही मतलब है बस। और जब अपने अपने से इसे मतलब है ना, तो जब आप इसे गर्म करोगे तो जितनी जल्दी इसे उड़ना चाहिए था ना उससे भी पहले उड़ जाएगा। यानी इसका क्वथनांक जितना होना चाहिए था उससे भी कम होगा, क्योंकि यहाँ वंडरवाल फोर्सेस भी कोई मायने नहीं रखेंगे, ठीक है। इन्होंने अपने आवेशित सिरों को मुक्त रखा ही नहीं है। और जबकि यदि आप पैराफ्लोरोफिनॉल की बात करो, इसमें अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, दोनों अणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से इस बर्तन में जितने भी अणु होंगे वे सारे अणु आपस में जुड़े हुए होंगे। और जब सारे अणु आपस में जुड़े हुए होंगे तो एक मजबूत इनके अंदर यूनिटी, एकता डेवलप होगा, जिसके कारण इनका क्वथनांक जितना होना चाहिए था ना उससे ज्यादा होगा। जैसा कि हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था, अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड गलनांक व क्वथनांक को बढ़ा देता है। यहाँ बढ़ेगा, यहाँ जितना होना चाहिए उससे भी कम होगा। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? उम्मीद है समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या फिर? ये समझा तो दिया, लिखेंगे क्या? देखो अभी बताता हूँ क्या लिखेंगे, आप तैयार रहो लिखने के लिए। एग्जाम्पल बना दें इसका एक,
इसका एक एग्जाम्पल बना देते हैं। चलो, वो जो हमारे पास पहले ग्रीन बोर्ड था ना, ग्रीन बोर्ड पे लिखने में तो मजा आता था बहुत, पर एक प्रॉब्लम थी उसमें। प्रॉब्लम ये थी कि उस पे जो है ना मिटाते हुए डस्ट, चौक की डस्ट उड़ती थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने चेंज किया है, व्हाइट बोर्ड इसलिए लगाया है जिससे डस्ट ना उड़े। बीच में पढ़ाते हुए यदि साफ करना हो बोर्ड को तो साफ करना बड़ा मुश्किल था, है तो मुश्किल इस पे भी, पर डस्ट तो नहीं उड़ती ना, ये फायदा है इसमें। तो एक एग्जाम्पल लगाते हैं हम। क्या पढ़ाया हमने? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। यहां से लिखते हैं, चलो एग्जाम्पल इसका, यहां से इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लिखते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो हमने लिया ही नहीं था, हमने तो फ्लोरो लिया था, फ्लोरो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में भी ऐसा ही होगा, वैसे हमने फ्लोरोफिनॉल लिया ना, आप नाइट्रोफिनॉल लोगे वो भी ऐसा ही होगा। ऑर्थोफ्लोरो, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल का क्वथनांक पैरा फ्लोरोफिनॉल, पैराफ्लोरोफिनॉल से कम होता है। अणुभार तो दोनों के एक जैसे ही हैं, मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो या फ्लोरो दोनों में, बार बार नाइट्रोफिनॉल कह रहा क्योंकि नाइट्रोफिनॉल में भी यही फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल का क्वथनांक पैराफ्लोरोफिनॉल से कम होता है क्योंकि ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल में अंतः अणुक, अंतः अणुक को आप अंतरा अणुक भी लिख सकते हो, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। और अंतः अणुक या अंतरा अणुक या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा है जो सामाजिकता को बिल्कुल खत्म कर देता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं होता उस अणु को, अपने अपने से ही मतलब होता है बस। तो ये तो हुआ आपका गलनांक व क्वथनांक किस तरीके से अफेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पर विलेयता की। विलेयता या घुलनशीलता कह दो, और विलेयता को यार जल में डिस्कस करेंगे हम, जल में, पानी में घुलनशीलता कह सकते हो आप इसे, जल में घुलनशीलता, ठीक है। पानी में घुलनशीलता या जल में घुलनशीलता ऐसे पढ़ सकते हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यदि किसी अणु में अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं तो वो अणु पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और यदि वो पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो पानी में तो ज्यादा घुलेगा ही वो, ठीक है। कौन सा घुलेगा ज्यादा? जिसमें अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो लिखो मेरे साथ साथ, लिखो अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले यौगिक, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले यौगिक कह दो या अणु कह दो, जल में क्या होते हैं? अधिक घुलनशील होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं। क्योंकि वे जल के साथ, क्योंकि वे जल के साथ क्या करते हैं? जल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो वे जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं इसलिए जल में ज्यादा घुल जाते हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं इसलिए जल में ज्यादा घुल जाते हैं। एक बात यहीं लिख लो आप, जबकि अंतः अणुक या अंतरा अणुक भी लिख सकते हो, जबकि अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड
बनाने वाले, अणु कह दो या यौगिक कह दो, अणु कह दो या यौगिक कह दो, एक ही बात है, यौगिक जल में क्या होते हैं, जल में कम घुलनशील होते हैं, या तो कम घुलनशील होंगे या घुलने के ही नहीं बिल्कुल भी, कम घुलनशील होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते बताओ जरा। इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि इन्हें अपने से ही फुर्सत नहीं है। जिसे अपने से ही फुर्सत नहीं है वो दूसरों के क्या काम आएगा, बिल्कुल भी नहीं आ सकता काम। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें। एग्जाम्पल में सबसे पहले तो हम देखेंगे एग्जाम्पल, जो अमोनिया है ना, अमोनिया, अमोनिया पानी में घुल जाती है, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी पानी में घुल जाता है, और एल्कोहल भी घुल जाता है पानी में। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे C2H5OH पानी में घुल जाता है एल्कोहल। आधी दुनिया तो इसी काम को कर रही है, अल्कोहल को पानी में घोल घोल के पी रही, पता है ना सबको। शराब अल्कोहल को पानी में घोल के पी रहे, तो अल्कोहल पानी में घुल जाता है जब ही तो घोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ आप, C6H12O6 ये भी तो पानी में घुल जाता है, और C12H22O11, मतलब अमोनिया पानी में घुल रही, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी घुल रहा, और आपका अल्कोहल भी घुल रहा, आपका ग्लूकोज भी पानी में घुलता है, और चीनी भी पानी में घुलती है। पहले नॉर्मली लोग ऐसा सोचते थे कि पानी में वही घुलेगा जो पानी जैसा होगा, लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे में तैसा, या समान समान को बोलता है। पानी ध्रुवीय है, ध्रुवीय होता है ना पानी, जल का अणु ध्रुवीय होता है ना, तो वो ध्रुवीय पदार्थों को ही अपने अंदर घोल लेगा। जैसे आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक सारे ध्रुवीय होते हैं। तो पहले लोग सोचते थे कि जल अपने आप में ध्रुवीय है, तो वो ध्रुवीय पदार्थों को, जैसे आयनिक यौगिकों को ही अपने अंदर घोल सकता है। पर यार जल एक सार्वत्रिक विलायक है, बहुत अच्छा विलायक है, सर्वोत्तम विलायक है। इसका रीजन ये है कि चलो अमोनिया ध्रुवीय है, पानी में घुलेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड ध्रुवीय है, घुलेगा पानी में, पर कभी कभी दिमाग में आता है कि यार जो अल्कोहल है वो तो कार्बनिक पदार्थ है, अल्कोहल तो कार्बनिक पदार्थ है, और पानी है अकार्बनिक, तो कार्बनिक अकार्बनिक में क्यों घुल रहा भाई। इसी तरीके से ग्लूकोज कार्बनिक है, क्यों घुल रहा है कार्बनिक में। इसी तरीके से आपका चीनी कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक है, पानी, पानी में क्यों घुल रहा। तो ये सब पानी में इसलिए घुलते हैं क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ये जितने भी मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे आदि, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आदि जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि, क्यों घुलनशील होते हैं बताओ। क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए पानी में घुल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, मैं बता रहा हूं आपको बार बार। ठीक है, और जबकि मैं आपको कहूंगी यार H2S की बात करो, H2S व PH3 फास्फीन, भाई हाइड्रोजन सल्फाइड और फास्फीन अघुलनशील हैं। ये अघुलनशील हैं, ये या तो बहुत कम घुलेंगे पानी में, और या फिर घुलने के ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है क्या इसमें, हाइड्रोजन तो है इसमें, पर हाइड्रोजन के साथ सल्फर है। भाई हाइड्रोजन जुड़ा होता फ्लोरीन के साथ,
हाइड्रोजन जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन जुड़ा होता है नाइट्रोजन के साथ, तो मैं बिल्कुल कह देता कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है। पर कहाँ है ही नहीं। जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है वे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं पानी के साथ, और पानी के अंदर खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, इसलिए पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना कैपेबिलिटी उसके अंदर। H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है कोवलेंट बॉन्ड द्वारा, इसलिए उसके अंदर, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है। अच्छा, यदि मैं आपको कहूं कि चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, चलो फिर करेंगे बात, एक एग्जांपल और लिखते हैं। मैं कहूं कि चलो यार ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कल भी पढ़ाया था मैंने, वे ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल जल में अघुलनशील होते हैं, ये नहीं घुलते पानी में, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे पर फिर भी नहीं घुल रहे पानी में, अघुलनशील होते हैं। क्यों होते हैं अघुलनशील? क्योंकि ये जल के साथ, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि इन दोनों को अपने आप यानी अपने अणु के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से फुर्सत नहीं है। तो कहां से बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बना सकते, हिम्मत ही नहीं है इनकी कि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें। इसे अपने से फुर्सत नहीं है, इसे अपने से फुर्सत नहीं है, तो अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे बस, और कोई मतलब नहीं है इन्हें। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा गलनांक व क्वथनांक, फिर हमने पढ़ा विलेयता। अच्छा, एक गुण और बताऊंगा नंबर 3 पर आपको बताऊंगा, तो और भी पहले एक समझो आप, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट, कौन सी वस्तु या पदार्थ किस अवस्था में हमें मिलता है और क्यों मिलता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस चीज को बहुत प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, यदि मैं अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं ना, अंतर अणु जो अणुओं को आपस में जोड़ता है, तो यदि अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड यदि कहीं है तो उसके कारण अणु पास पास आ जाते हैं, और जब अणु पास पास आ जाते हैं तो भौतिक अवस्था भी अणुओं की दूरी के हिसाब से बदल जाती है। यदि अणु दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं, तो कौन सी अवस्था होगी? गैस अवस्था ही तो होगी। और यदि अणु पास पास आ गए तो द्रव हो जाएगा, और भी पास आ गए तो क्या हो जाएगा? ठोस। तो जो आपके अंतर अणु हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये अणुओं के बीच की दूरी को घटा देते हैं, और बीच की दूरी घटेगी तो उसी हिसाब से भौतिक अवस्था बदलेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं कहूं, यहाँ कहीं एग्जांपल, यहाँ चलो मैं वैसे ही बोलता हूं, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है। जैसे मैं कहूं कि यार चलो H2O की बात करते हैं, H2O पानी की। यदि कोई आपसे पूछता है कि यार पानी और पानी का भाई H2S, इन दोनों की बात कर रहे हैं, H2O और H2S। यदि आप पानी को देखोगे तो ये तो लिक्विड है, द्रव है, और ये क्या है? गैस। भाई H2O लिक्विड क्यों है जब H2S गैस है? पानी को भी गैस होना चाहिए था, H2O को गैस होना चाहिए था, पर H2O गैस क्यों नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए नहीं है, जब ये गैस है तो इसे भी गैस होना चाहिए था, पर ये गैस क्यों नहीं है? इसलिए गैस नहीं है क्योंकि H2O के अणुओं के बीच अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो H2 के अणु को, पानी के अणुओं को आपस में जोड़ के रखते हैं। और पानी के अणु जब आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच की दूरी घटेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड उन्हें नजदीक ला रहा है आपस में जोड़ने के लिए। और जब उनके बीच की दूरी घटेगी तो गैस के अणुओं के बीच की दूरी यदि आप घटा दो तो क्या उसकी अवस्था गैस ही रहेगी? नहीं, वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए H2O को होना तो चाहिए था गैस, पर H2O गैस नहीं है, लिक्विड है, क्योंकि H2O के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है ना, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वो इसके अणुओं के बीच की दूरी को घटा देता है। और जब इसके अणुओं के बीच की दूरी घट जाएगी तो ये गैसीय अवस्था में नहीं रहेगा। कौन सी अवस्था में आ जाएगा?
द्रव अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भौतिक अवस्था में हम क्या लिखेंगे, यहाँ भौतिक अवस्था में लिखेंगे कि अंतर अणुक, मेरे साथ साथ लिखा करो आप, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणुओं के क्या होता है, अणुओं के, एक मिनट जरा इसे तार को सही कर दूं, अणुओं के इसे भी सही करते रहना पड़ता है बीच बीच में। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है। अणुओं के बीच की दूरी घट जाती है। जिसके अनुसार, मतलब बीच की दूरी के अनुसार, जिसके अनुसार भौतिक अवस्था जिसके अनुसार भौतिक अवस्था भी क्या होती है, बदल जाती है। भौतिक अवस्था बदलती है, बीच की दूरी घटेगी तो गैस से द्रव और द्रव से ठोस की तरफ को चलेंगे हम, यदि दूरी घटेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल लिख देता हूं, चलो यहीं क्या बताया था, एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि H2S गैस है, H2S गैस है, जबकि H2O द्रव है। क्यों है, कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि H2O के अणुओं के बीच, H2O के अणुओं के बीच क्या होता है बताओ, H2O के अणुओं के बीच अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात। अब जल्दी से आप पॉज करके लिख लो इस सारी बात को, फिर मैं अगले फैक्ट बताऊंगा बहुत अच्छे अच्छे आपको। जल्दी से पॉज करके लिख लो आप। लिख लिया बेटे, पॉज करके लिख लो, जल्दी लिख लिया। तो देखो हमने 3 बातें पढ़ी अब तक, एक तो गलनांक व क्वथनांक, एक पढ़ा हमने पानी में घुलनशीलता, और एक पढ़ा हमने भौतिक अवस्था। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। अगली बातें पढ़ाऊंगा आपको बहुत मजेदार। देखो इसे मिटा देता हूं पहले, मतलब हमने अभी तक सबसे पहले जो पढ़ा है वो गलनांक व क्वथनांक पढ़ा है, और गलनांक व क्वथनांक में मैंने आपको पढ़ाया है कि यदि आप अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध को देखते हो, यदि कहीं आपको अणुओं के बीच में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध नजर आता है, तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या करता है, गलनांक व क्वथनांक को बढ़ा देता है। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या करता है, गलनांक व क्वथनांक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ध्यान रखना, इस चीज को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध जो अणुओं को आपस में जोड़ता है वो गलनांक व क्वथनांक को बढ़ा देता है, और जो इसका भाई है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, वो गलनांक व क्वथनांक को क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक है, क्योंकि वो अणु के अंदर बनता है, उसे दूसरे अणुओं से कोई मतलब ही नहीं होता है, तो गलनांक और क्वथनांक तो घटेंगे ही फिर। तो गलनांक और क्वथनांक में तो ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध गलनांक व क्वथनांक को घटा देगा, और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध गलनांक व क्वथनांक को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने इस बार। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध गलनांक व क्वथनांक को बढ़ा देगा, और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध गलनांक व क्वथनांक को क्या कर देगा, घटा देगा। उसके बाद दूसरी बात पढ़ी हमने घुलनशीलता, पानी में घुलनशीलता, जल में घुलनशीलता।
जिनमें आपको अंतर अणु हाइड्रोजन बंध देखने को मिलते हैं ना, वे पानी के साथ भी हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए वे पानी में ज्यादा घुलनशील होंगे। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिक पानी में ज्यादा घुलनशील होंगे और अंतः अणु हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिक पानी में कम घुलनशील होंगे। तीसरी बात मैंने आपको बताई, क्या बताई तीसरी बात? तीसरी बात बताई, तीसरी बात क्या बताई बताओ? थोड़ा सांस चढ़ जाते हैं, बोर्ड पे बहुत इंक जो है ना बहुत चिपक जाती है, नया नया बोर्ड है ना। तीसरी बात बताई, भौतिक गुणों में किस तरीके से परिवर्तन आता है, यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन। इसमें बताया जो अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अणुओं को नजदीक ले आता है, पास पास ले आता है, और अणु यदि पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा? अणुओं के पास पास आने से भौतिक अवस्था उसी के अनुसार बदलेगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल बताया कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। तो H2O द्रव इसलिए है क्योंकि H2O के अणुओं के बीच क्या होता है? अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसके कारण अणु नजदीक आ जाते हैं, और अणु जितने नजदीक आएंगे अवस्था उतनी गैस से द्रव की तरफ और द्रव से ठोस की तरफ कन्वर्ट होगी। देखो ठोस में तो बदलना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि ठोस अवस्था में ज्यादा मजबूती से काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे बर्फ में बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा मजबूत होते हैं और पानी में बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड उतने मजबूत नहीं होते हैं। अवस्था के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद चलो चौथी बात करते हैं। चौथा गुण हम पढ़ेंगे अणुभार या वाष्प घनत्व। नंबर 4 हेडिंग लिखो आप मेरे साथ साथ। अणुभार की बात कर लेंगे। चलो अणुभार या वाष्प घनत्व, अणुभार या वाष्प घनत्व की बात करेंगे। चलो देखो मैं बताता हूं आपको एक फैक्ट बहुत बढ़िया। एक मिनट इसे खींच लूं जरा तार को। अणुभार या वाष्प घनत्व के बारे में, जो अंतर अणु हाइड्रोजन बंध होता है ना, अंतर अणुक लिखा करो मेरे साथ साथ, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणुभार बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ जाता है मैं बताता हूं आपको। देखो यदि कहीं आपको अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है तो वो अणुओं को आपस में जोड़ देता है। तो आप जब अणुभार निकालते हो ना प्रायोगिक मान, तो जितना होना चाहिए उसका दुगना या 3 गुना मिलता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये तो पता है आपको कि अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, अणुओं को आपस में जोड़ देता है, और अणु आपस में जुड़ेंगे तो हमें जो अणुभार प्राप्त होगा वो जितना प्राप्त होना चाहिए उससे ज्यादा प्राप्त होगा। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ, एसिटिक एसिड का देखते हैं। चलो ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH का अणुभार 60 होना चाहिए। 60 के स्थान पर होना तो चाहिए 60। जब जोड़ोगे ना, कैसे जोड़ोगे? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐसे ही तो सिखाया था अणुभार निकालना। तो एसिटिक एसिड का अणुभार 60 आना चाहिए। 60 के स्थान पर 120 पाया जाता है, यानी होना तो चाहिए था इसका 60, और जब आप इसका अणुभार देखते हो प्रयोगों के आधार पर तो आपको मिलता है 120। ऐसा पता क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप CH3COOH को देखोगे ना आप, ऐसा होता है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, ऐसा होता है। ये स्ट्रक्चर है इसका CH3COOH का, और यहां भी बना लो। देखो इसे बिल्कुल पलट के बनाऊंगा मैं, HOO सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो वहां डबल बॉन्ड ऊपर था, यहाँ नीचे, सिंगल बॉन्ड नीचे था यहाँ ऊपर है, OH नीचे था यहाँ ऊपर है, O डबल बॉन्ड वाला ऊपर था यहाँ नीचे है। यहाँ मैं जोड़ूंगा C और यहाँ CH3। अब इन दो अणुओं को देखो आप ध्यान से, होता क्या है कि ये आपस में यहाँ जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरीके से, ये यानी दो अणु आपस में जुड़ जाएंगे। और जब दो अणु आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे ना,
तो ये एक डिप्लॉइड बन जाएगा, यानी दो अणु आपस में जुड़ के एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। इसलिए एक अणु का आपको अणुभार नहीं मिलेगा, दो का इकट्ठा मिलेगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है जिसने अणुभार को बदल दिया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अणुभार को चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड अणुभार को बढ़ा सकता है। जस्ट डबल कर दिया एसिटिक एसिड का अणुभार। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 की बात करेंगे। चलो, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव या श्यानता दोनों लगभग एक जैसे हैं। फिजिक्स में तो आप पढ़ोगे ही ना डिटेल में कि पृष्ठ तनाव पता है आपको, पृष्ठ तनाव फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। और श्यानता को विस्कोसिटी कहते हैं, पृष्ठ तनाव को कहते हैं सरफेस टेंशन। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां डिटेल में बताऊंगा, अभी टॉपिक पे कंसंट्रेट करो आप। पृष्ठ तनाव या श्यानता में हमें क्या पढ़ना है? देखो, जो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है ना, अंतर अणुक जो अणुओं को आपस में जोड़ता हो, जब अणु आपस में जुड़ जाएंगे ना तो पृष्ठ तनाव तो बढ़ ही जाएगा और श्यानता यानी गाढ़ापन भी बढ़ जाएगा। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड पृष्ठ तनाव व श्यानता को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाता है और श्यानता यानी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। यदि कहीं अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा तो वहां ऐसा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं अभी, चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एक जैसे मैं बात करूं ग्लिसरीन की, ग्लिसरीन कह दो या ग्लाइसिरोल कह दो, एक ही बात है। ग्लाइसिरोल का पृष्ठ तनाव, ग्लाइसिरोल कह दो या ग्लाइसिरीन कह दो या ग्लिसरीन कह दो, हिंदी में लिखना है तो। ग्लिसरीन का पृष्ठ तनाव व श्यानता पता ही आपको अधिक होती है ना, पृष्ठ तनाव भी और श्यानता भी ग्लिसरीन की। डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर ले लो या डाई मिथाइल ईथर ले लो, एक ही बात है। ईथर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ईथर में तो नहीं बनता ना हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो मिथाइल लिख देता हूं यहां, एक ही बात है, कोई सा ले लो, इथाइल या मिथाइल। डाई मिथाइल ईथर से अधिक होते हैं। अधिक होते हैं, क्यों होते हैं अधिक? क्योंकि ग्लिसरीन या ग्लाइसिरोल के अणु आपस में नाम लिख दो उसका, कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लिखते खाली, कौन सा है? अंतर अणुक, आपस में अंतर अणुक, आपस में अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है इसका और श्यानता भी अधिक हो जाती है। देखो CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऐसा होता है ग्लिसरीन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं, यूं बताओ। और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये बात पक्की है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इधर इधर, और इसके ऊपर आंशिक धनावेश या ऋणावेश, ऐसा ही इसका और इसका हाल होगा, ऐसा ही इसका इसका। इसका मतलब ये है कि जब आपको ग्लिसरीन में दिखाई दे रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ या तो फ्लोरीन होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन होना चाहिए, या तो होना चाहिए नाइट्रोजन, इन तीन केस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और यहाँ आपको दूसरा केस मिल गया हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, तो यहाँ ग्लिसरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है
तो ग्लिसरीन के अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनमें भी यूनिटी होती है, एकता होती है, और यूनिटी एकता होगी तो पृष्ठ तनाव तो ज्यादा होगा ही, और पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो गाढ़ापन यानी श्यानता भी ज्यादा होगी, ये भी बात बिल्कुल पक्की है। ठीक है, चलो खैर एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको नंबर 6 पर, असामान्य संरचनाओं का स्थायित्व। असामान्य संरचनाओं, असामान्य संरचनाओं का स्थायित्व, इसे समझ लेना ध्यान से, शायद आपके लिए बहुत काम की बात होने वाली है। मतलब आपको नॉर्मली बहुत सी संरचनाएं आपको ऐसी मिलेंगी जिन्हें स्थायी नहीं होना चाहिए था, फिर भी वे स्थायी हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु पर 2 OH ग्रुप, 2 OH समूह का होना असंभव है। मतलब एक कार्बन परमाणु पर 2 OH ग्रुप नहीं होते हैं, ये असंभव होता है। ऐसी संरचना क्या होती है? अस्थायी। कैसे होती है? देखो, मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इसके ऊपर 2 OH है। मान लो एक कार्बन के ऊपर 2 OH जब भी आते हैं ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर अनस्टेबल माना जाता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी। पता क्या होता है? तुरंत इसमें से H2O निकल जाता है ऐसे, और इसमें से जैसे ही H2O निकलेगा तो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा CH3, देखो CH3 CHO, CH3 CHO, एसिटल्डिहाइड। ये स्टेबल है। मतलब यदि एक कार्बन के ऊपर 2 OH आपको कहीं भी दिख रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, अस्थायी संरचना है, और उसमें से पानी निकलेगा ही निकलेगा, और पानी निकल के जो भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पर मैं आपको ऐसा अणु दिखा दूंगा कि उसमें एक कार्बन के ऊपर 2 OH हैं और वो स्टेबल है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का ही कमाल है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का ही कमाल। ठीक है, क्लोरल मोनोहाइड्रेट, परंतु क्लोरल मोनोहाइड्रेट जो होता है ना, क्लोरल मोनोहाइड्रेट, इसका फार्मूला क्या बनेगा? क्लोरल का CCl3 CHO, और मोनोहाइड्रेट है, एक जल का अणु है इसके साथ। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे, CCl3 है ना, CCl3 CH, थोड़ा ध्यान से समझना, CH, देखो OH और OH, 2 OH हो जाएंगे ना, यहां से यहां तक देखो 2 OH हो जाएंगे, 2 OH ऐसे स्थायी होता है। हुआ ना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि सर आपने अभी बताया कि एक कार्बन के ऊपर, एक कार्बन परमाणु पर 2 OH ग्रुप का होना असंभव है, ऐसा होता नहीं है। पर क्लोरल मोनोहाइड्रेट यदि देखोगे आप, क्लोरल तो इसे कहते हैं, मोनो माने एक, हाइड्रेट माने जल का अणु। यदि क्लोरल के ऊपर एक जल का अणु है तो वो स्टेबल कैसे हो गया? स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है उसका, एक कार्बन के ऊपर 2 OH होते हैं, कैसे स्टेबल हो गया वो? स्टेबल इसलिए हो गया क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए। ठीक है, कैसे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? चलो लिख देता हूं, क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही इन OH को स्टेबल कर रहा। कैसे स्टेबल कर रहा? देखो मैं बताता हूं आपको। ये क्या है? CCl3 कार्बन है, 3 Cl हैं, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ये CCl3 है, और इसके ऊपर एक CH है, 2 OH हैं, ये जोड़ दिया CH, इसके ऊपर 2 OH हैं, OH, और यहां भी OH। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो पक्की बात है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ और इसके भी दोनों ऑक्सीजन की तरफ, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश,
आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। यहीं कमाल हो रहा है, यहाँ कोई खास कमाल नहीं हो रहा। पता है इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर को सरकेंगे, यहाँ आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, यहाँ आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं है। पर हाँ एक बात पक्की है कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ही ये मतलब इसमें से H2O निकल के नहीं भाग सकता है, इसलिए क्लोरल मोनोहाइड्रेट में एक कार्बन के ऊपर 2 OH हैं, जैसा नहीं होता है। एक कार्बन 2 OH या 3 OH को कैरी कर ही नहीं सकता है, और क्लोरल मोनोहाइड्रेट में यार कैरी कर रहा। तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड ने ये कमाल दिखाया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड पदार्थों के भौतिक गुणों को किस तरीके से प्रभावित करता है। इन सारी बातों को हमने पढ़ लिया है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे या पोज करके जल्दी से लिख लेंगे। ठीक है, लिखो, लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से अफेक्ट करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को किसी भी पदार्थ की। और हमने कितने फैक्ट पढ़े हैं यहाँ? 6 फैक्ट पढ़े हैं, और बहुत 6 के 6 मजेदार हैं, और इनमें से ही क्वेश्चन आएगा पेपर में। जो आज का वीडियो है इसमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। मतलब पेपर में इस तरह आता है कि अल्कोहल पानी में क्यों घुल जाता है, कारण बताओ। तो बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं क्यों घुल रहा है यार, चीनी क्यों घुल रही पानी में, ग्लूकोज क्यों घुल रहा यार, H2O द्रव है जबकि उसका भाई H2S गैस है, पता नहीं क्यों है। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का गलनांक क्वथनांक जितना होना चाहिए था उससे बहुत कम क्यों है यार, समझ में ही नहीं आ रहा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारे भौतिक गुणों को प्रभावित करता है। कितने भौतिक गुण पढ़े हमने? 6 पढ़े। 6 भौतिक गुणों को इसने अफेक्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का करके जाना है बिल्कुल एग्जाम में। और मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है हमेशा। यदि जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, ध्यान रखो इस चीज को। और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। देखो, कोई भी आदमी जब मेहनत करता है ना, तो मेहनत करते हुए कोई भी उसे नहीं देखता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, पर जिस दिन वो सफल हो जाता है ना, उस दिन सब उसके तारीफें करते हैं, बहुत तारीफें, कि यार कितना जो है इसने कितनी उपलब्धि प्राप्त कर ली, कितना अच्छा इसने अपने परिवार को सुधार दिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं इसका तो तुक्का लगा। तो तुक्का लगना एक अलग चीज है, तुक्का कभी किसी का नहीं लगता है, हमें उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती है। आप जितनी मेहनत करोगे वो मेहनत कोई नहीं देखने का। हर एक आदमी यूँ देखेगा कि आप किस पोस्ट पर पहुंच चुके हो। जिस दिन आप जिंदगी में सफल हो जाओगे ना, उस दिन सब आपकी सफलता को देखेंगे, यूं नहीं देखने के कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत करी अपनी पढ़ाई में। तो आपको मेहनत करके ही सफलता प्राप्त करनी है, ध्यान रखना है, शॉर्टकट नहीं लेना बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। ठीक है, यदि वास्तविकता में केमिस्ट्री को सीखना चाहते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।